हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आई इसमें। और ये हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। और शुरू के 2 लेक्चर्स में हम अभी तक अमेरिकन क्राइसिस दैट मींस जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी और एफडीआई और एफपीआई के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूरोजोन क्राइसिस और एक्चुअली दैट वाज अ रीजन बिकॉज ऑफ विच ब्रेक्जिट हैपेंड। ठीक है, ब्रेक्जिट के और भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जितने भी आपको रीजन बताए गए, फॉर एग्जांपल उनकी जॉब्स जा रही थी, फिर उनके इन्वेस्टमेंट कम आ रही थी, फिर और भी जितने भी इश्यूज आप देखेंगे वो सब के सब यूरोजोन क्राइसिस से ही निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूरोजोन क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। यूरोजोन क्राइसिस को डिस्कस करने के बाद ब्रेक्जिट हुआ। ठीक है, उसके वो सब रीजन थे, मतलब यूरोजोन क्राइसिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ ब्रेक्जिट। और फाइनली फिर एट द एंड हम ब्रेक्जिट के इम्पैक्ट देखेंगे ग्लोब पे, खुद ब्रिटेन पे और फाइनली ईयू पे एंड as well as on India कि we will try to see the impact on India as well. Fine. So let's start with the Eurozone crisis. तो Eurozone crisis को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूरोप का मैप देखना पड़ेगा। और ये रहा आपके सामने यूरोप का मैप। तो आप यहाँ पर PI²G, ठीक है, PI²G इस कंट्री को देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज ऐसी मिलेंगी जो शायद तक हमारे यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ स्टेट से भी बहुत छोटी है। फॉर एग्जाम्पल हो गई पोर्चुगल, ठीक है, फिर यहाँ पर हो गई आयरलैंड, फिर यहाँ पर एक हो गई हमारी इटली, ठीक है, इसके बाद ग्रीस यहाँ पर हो गई कुछ, ठीक है, ग्रीस, इसके बाद फाइनली स्पेन। ठीक है, स्पेन को भी हम थोड़ी छोटी कंट्री में मान रहे हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी बिग कंट्री या स्पेन। ठीक है, हम PI²G इस कंट्री को मान रहे हैं। PI²G मतलब सिर्फ छोटी कंट्री नहीं, यहाँ पर प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये कंट्रीज थी। ठीक है, आप सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि दैट मीन्स यूरोप ने इन लोग का, दैट मीन्स अमेरिका ने इन लोग का रिकंस्ट्रक्शन चालू किया। और फिर इसी को चलते हुए 1990 में क्या हो जाता है, 1990 में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइम पे मतलब ये जो मैंने PI²G इस कंट्री का नाम लिया, ठीक है, तो शॉर्ट में PI²G इस कंट्री कहते हैं। तो वहां पर इनके यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन का सबसे ज्यादा फायदा दैट मीन्स स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, ग्रीस और इन सबको हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, पहले फायदा तो फ्रांस जर्मनी जैसी कंट्री को हो रहा होगा, लेकिन नहीं, जो मेजर फायदा जो हो रहा था वो सबसे ज्यादा इन सब कंट्रीज को हो रहा था। मतलब छोटी छोटी इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ, साइज पे नहीं, छोटी इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये PI²G को फायदा हो रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, उससे पहले तो मैं समझ रहा हूँ इन लोगों को फायदा क्यों हो रहा था। जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे जो करेंसी थी सबकी, जो मतलब सबकी करेंसी समझते हो ना, रुपीज एंड ऑल दीज थिंग्स, जो करेंसी थी वो सबकी अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की अलग करेंसी थी, जर्मनी की अलग करेंसी थी, आयरलैंड की अलग करेंसी थी, इनकी अलग करेंसी थी, सबकी करेंसी अलग अलग थी। जिससे क्या होता कि अब देखो यहाँ पर जो ट्रेड था वो फ्रीली तो अवेलेबल हो गया। ठीक है, मतलब जो ट्रेड था यहाँ पर मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन होने लगा। दैट मींस यूरोपियन यूनियन के कुछ 10-12 साल पहले से यहाँ पर फ्री ट्रेड होना चालू हो गया था पूरे यूरोप में। तो अब बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आती थी तो क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट एक डॉलर की आ रही है। ठीक है, अगर वो इन छोटी इकोनॉमीज में जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड, स्पेन, इन सब में जाता था, तो वहां पर उन्हें $1 के मान लीजिए 15 रुपए मिलते थे। मैं इंडियन वे में एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे बिकॉज मैंने बहुत एग्जांपल दिए इसके। तो मान लीजिए यहाँ पर 15 रुपए मिलते थे। लेकिन आप अगर फ्रांस और यहाँ पर बाकी जगह जाते थे, बड़ी बड़ी इकोनॉमी फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, तो वहां का $1 का 10 रुपए मिलता था। तो ये जितने भी इन्वेस्टर आते थे वो सोचते थे कि क्यों बड़ी बड़ी कंट्री में जाके पैसा लगाया जाए, बस जब हमें यहाँ पर थोड़ा कम दैट मीन ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा अगर 15 रुपए मिलेंगे तो हम ज्यादा यहाँ की चीजें खरीद पाएंगे और अपनी फैक्ट्री बढ़ा पाएंगे। अगर यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल जो 15 रुपए मिल रहे हैं, जगह 10 रुपए मिलेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत चीजें कम खरीद पाएंगे और हमें थोड़ा बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें थी, जिसकी वजह से पहले जो प्रोडक्शन, जो मेन जो फैक्ट्री स्टैब्लिश होती थी वो छोटी छोटी इकोनॉमीज में स्टैब्लिश हो रही थी। और क्या था कि पूरे में तो फ्री ट्रेड था ही, तो आराम से आप यहाँ पोर्चुगल में प्रोडक्शन करो, आराम से स्पेन और जहां मतलब फ्रांस जहां भी पूरे यूरोप में भेजना है, पूरे यूरोप में भेज डालो आराम से, कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर क्या होता है कि ये लोग अपनी कॉमन करेंसी भी निकाल देते हैं। आप सब जानते हैं कि कॉमन करेंसी है यूरो। ठीक है, इस कॉमन करेंसी को भी निकाल देते हैं जिसका नाम था यूरो। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग को एडवांटेज था एक्स्ट्रा वाला कि लोग को यहाँ पर 10-15 मतलब 15 रुपए मिलते थे और बड़ी इकोनॉमी में 10 रुपए मिलते थे, तो ये वाला जो एडवांटेज था ये लोग का छोटी कंट्रीज का खत्म हो गया बिकॉज हर जगह यूरो चालू हो गई। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने यूरो एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, इनका भी क्या चल रहा था, इनका भी चल रहा था हमारा पाउंड्स। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, दैट मीन्स जैसे ये सब कंप्लीटली चल रहा था, उसके बाद जैसे इन्वेस्टर सोचने लगे कि भैया अब जब हर जगह यहाँ पर भी 10 रुपए मिल रहा है, यहाँ भी 10 रुपए मिल रहा है, तो हम छोटी जगह अपनी फैक्ट्रीज क्यों लगाएं, क्यों ना हम अपनी फैक्ट्री जो दैट मीन्स जो बड़ी बड़ी कंट्री है वहां साइड लगा दे। इससे क्या फायदा होगा अगर वहां पर हम फैक्ट्रीज लगा देंगे। तो अभी देखो मैंने बताया कि यहाँ से पूरा माल कहाँ जाता था, फ्रांस में, जर्मनी में, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी वहां पर एक्सपोर्ट होने, बिकॉज रियल में जो हमारे पास मार्केट है वो तो यही जर्मनी और फ्रांस है ना। लोग तो जर्मनी फ्रांस में फैक्ट्री इसलिए नहीं लगा रहे थे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर उनके पास मतलब कम पैसे मिल रहे थे और यहाँ पर डॉलर का कन्वर्जन ज्यादा हो रहा था।
देखो अगर डॉलर का कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपने मेरे एक भी लेक्चर नहीं देखे पुराने वाले, बिकॉज मैंने मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग और यहाँ ये सब जो फिजिकल सिस्टम, टैक्सेशन, वहां पर बहुत ये सब इन सब के ऊपर चर्चा की है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप वहां जाके देखेंगे, इसके बाद ही आपको समझ होगा। मैं दोबारा इतना डिटेल में नहीं जा सकता, वरना ये लेक्चर बहुत लंबे चले जाएंगे, ठीक है। एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आपके प्रीलिम्स आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप पूरा टाइम इन्हीं सीरीज में दे डालें, पूरा टाइम यहीं पर वेस्ट कर दे, आपको और भी कुछ पढ़ना होता है। फाइन, तो आगे मूव करते हैं। तो हम फ्रांस की बात करें, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी में अब देखो अब क्या था, लेकिन मार्केट क्या था, फ्रांस और जर्मनी था। भले आपने फैक्ट्री आयरलैंड में लगाई, चाहे अपने ये पोर्चुगल में लगाई, लेकिन आखिर में माल तो कहां भेज रहे थे आप? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी वहां पर भेज रहे थे। तो फाइनली जब इन लोगों ने सोचा कि हर जगह 10-10 रुपए मिल रहा है, तो अब क्यों ना हम फ्रांस में ही फैक्ट्री लगा ले, क्यों ना हम जर्मनी में ही फैक्ट्री लगा ले। जिससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब हमें मतलब इतना ज्यादा जो एक्सपोर्ट का खर्चा हो रहा था, जो ट्रैवल का खर्चा हो रहा था, वो नहीं होगा। तो लोगों ने फाइनली फैक्ट्री यहां पर लगाना चालू कर दी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है अमेरिकन रिसेशन, ठीक है। अब क्या आता है, अमेरिकन रिसेशन। अभी अमेरिकन रिसेशन में क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट कम हो गया। हर देखो रिसेशन में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कम हो जाता है। तो अब क्या था कि जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, लाइक फॉर एग्जांपल पोर्चुगल और ये जो आयरलैंड थी, अब यहाँ पर इन लोगों क्या हुआ, इनके जो प्रोडक्शन था यहाँ पर तो वैसे ही कम प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री कम थी, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से इन लोग का जो एक्सपोर्ट था वो कोई ले नहीं रहा था। अब उनके ऊपर बहुत सारी बोरोइंग थी, मतलब एक तरीके से अब जो इनकी इकोनॉमी से ये इनके अंदर भी रिसेशन होना चालू हो गया। रिसेशन होना चालू हो गया मतलब अब बैंक्स इसको लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये लोग ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, अब क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसका रीजन के लिए आपको कहा जाना पड़ेगा लास्ट वीडियो में, बिकॉज मैंने वहां पर बताया था कि रिसेशन में एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब क्यों बढ़ा रिसेशन में इन्फ्लेशन, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर में जाइए, ठीक है। तो अब लगातार रिसेशन और ये जो इन्फ्लेशन ये सब बढ़ता जा रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, वहां के बैंक्स भी, जैसे अमेरिकन बैंक्स दैट मींस लोन नहीं दे पा रहे थे, जो फॉरेन कंपनीज थी, जो और भी प्रोडक्शन कंपनीज थी, उनको लोन नहीं दे पा रहे थे, जिनकी वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो आप समझे रिसेशन आने लगा। तो इनकी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, सेम अमेरिकन गवर्नमेंट की तरह फिजिकल एक्टिविज्म चालू किया। फिजिकल एक्टिविज्म मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए, मॉनेटरी पॉलिसी ईज कर दी गई, डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए, जिससे कि क्या हो जाए, जो बैंक्स को बहुत सारा पैसा देना चालू कर दिया, जिससे बैंक्स क्या कर पाए, बैंक्स के पास पैसा होगा तो बैंक्स लोन दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो बैंक्स थे, उन्होंने क्या किया, अपना ये सब जब पैसे देना चालू किए, तो जो उनकी ये जो गवर्नमेंट थी, जैसे अमेरिका में क्या होता, अमेरिका ने जो भी लोन लिया होगा उसने वो वापस कर दिया होगा बाकी कंट्रीज को। अमेरिका तो वैसे भी खुद के पास बहुत पैसा था, लेकिन ये जो कंट्रीज थी छोटी मोटी कंट्री, उनके पास तो पहले भी पैसा नहीं था, जस्ट बिकॉज की जो यूरोजोन क्राइसिस दैट मीन जो कॉमन करेंसी बनी थी, ठीक है, जो कॉमन करेंसी बनी थी, उनके पास उनके इन्वेस्टमेंट कम आने लगी थी, तो उनके पास पैसा ही नहीं बच रहा था, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इनके पास पैसा नहीं है, इन्हें अब पैसे के लिए बाहर से लोन लेना पड़ा। अब इन लोगों ने देखा कि ये रिसेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। अब ये रिसेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बिकॉज अमेरिका में सफर कर रहे थे, कहीं पर भी एक्सपोर्ट नहीं होता। फिर फाइनली ये लोग जो अपना बोरो किया था, वो जो बोरो की गई अमाउंट वो लोग वापस नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग आ गए सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस में, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कौन सी क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस में ये लोग फंस गए। आप समझ गए, बीओपी क्राइसिस में ये लोग फंस गए। क्यों मैंने बताया था, इसे हम बोलते हैं डबल डिप। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डबल डिप रिसेशन। मैंने आपको बताया था डबल डिप रिसेशन क्या होता है, दैट मीन अमेरिकन रिसेशन में। अगर आपको अमेरिकन रिसेशन समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले वो देखिए, इसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अमेरिकन यहाँ पर डबल डिप रिसेशन आ गया, मतलब कि ये लोग जो बोरो किए थे अपने बैंक्स को लोन देने के लिए, वो ये लोग वापस नहीं कर पाए। अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप डूबना चालू कर देगा, ठीक है। तो अब इन सब कंट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रॉइका नाम का एक दैट मींस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। ट्रॉइका नाम का दैट मींस इन तीनों बॉडी ने मिलकर बनाया था, आईएमएफ, ईसीबी और यूरोपियन कमीशन, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर ट्रॉइका बनाया। अब इस ट्रॉइका में क्या था, ट्रॉइका में सबसे पहले तो क्या करना था आपको कि दैट मींस फर्स्ट थिंग कि जितनी भी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, वो सब ट्रॉइका में पैसा जमा करेंगी। भले दैट मींस बड़ी बड़ी कंट्री फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, फ्रांस, सब लोग अपनी जीडीपी के हिसाब से पैसा जमा करेंगी। अब इन पैसों को क्या किया जाएगा, इन पैसों को दिया जाएगा ये छोटी मोटी कंट्रीज, या फॉर एग्जांपल पोर्चुगल, ये सब की, कि वो लोग अपना लोन वापस कर जाए, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये जो उन लोग को लॉसेस हो रहे हैं, जो दैट मींस जो पोर्चुगल, अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, मैंने बताया था रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी उसके लिए अब लोग कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जैसी कंट्री जाएंगे, फ्रांस जैसी कंट्री जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स तो अलाउड है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में आप माल भी बहुत आराम से बेच सकते हो, और जो अपना ह्यूमन है वो भी मतलब विदाउट एनी वीजा वो लोग एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा, ठीक है। तो वो लोग भी इधर उधर जाना चालू कर गए, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, अब इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पर जाके दूसरों की जॉब ले रहे थे, दैट मींस अब माइग्रेंट्स थे। तो क्या हुआ, ये जो सेम जो इश्यू था, मतलब पहली बात तो ये कि इंग्लैंड को बेमतलब को उन लोगों को पैसा देना पड़ा, ठीक है। मतलब वहां पर उन लोगों ने बोलना चाहिए, देखो अब रिसेशन का इम्पैक्ट ना
इंग्लैंड में भी आया था, फील नहीं हुआ, दैट मीन्स इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाने को मिला, लेकिन इम्पैक्ट तो आया था ना। तो अब इंग्लैंड में पॉलिटिकल इशू बन गया, वहां की जनता बोलने लगी भैया हमारे यहाँ खुद क्या रिसेशन है और बाहर लोगों को पैसा बांट रहे हो, और ऊपर से ये लोग जो पोर्चुगल स्पेन यहाँ से आके ये लोग हमारी जॉब छीन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हम भी इस कंट्री के सिटीजन है, हमें ऐसा कोई यूरोपियन यूनियन नहीं चाहिए जो हमारी जॉब्स खींचे, और चाहे हमारे यहाँ जो मतलब जो दैट मीन्स हमें इंग्लैंड को पैसा देने पड़े, हमारी खुद की कंट्री प्रॉब्लम है, तो अब वी डोंट वांट दिस, ठीक है। तो जब ये चीज ऐसी आई तो अब वहां पर जो कैमरन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसी इशू को लेकर बढ़ा, उन्होंने बोला कि अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, ये जो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलवा दूंगा, इससे क्या होगा कि आपको आपकी कोई भी जॉब जो है वो बाहर की नहीं ली जाएगी, साथ ही साथ आपको जो यूरोपियन यूनियन को जो और पैसा मिल रहा है वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये फिक्स हो गया था कि बिकॉज ये जो कंट्रीज है ना, जैसे ग्रीस ग्रीस तो मतलब वो लोन डिफॉल्ट कर गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, ये जो प्रॉब्लम हुई है रिसेशन की वो जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, कहां पर, यूरोप में। तो उन लोगों को पता चल गया था इंग्लैंड वालों को, ठीक है। और लगातार अगर लोग किसी जॉब जाती गई, लगातार लोगों को ऐसा पैसा देते रहने पड़ा, तो इंग्लैंड का क्या होगा, लोगों को ये मतलब एकदम से परसेप्शन बन गया। तो फिर फाइनली ये इशू हुआ, फिर फाइनली हमारे कैमरन साहब ने बोला कि आई विल डू द ब्रेक्सिट, ठीक है, अगर आप लोग मुझे वोट दो। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही वाज कैमरन, अगर मैं गलत हूं तो यू कैन इंप्रूव बाय योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई हैव नॉट सीन इट, मतलब ध्यान नहीं है मुझे, तो आप देख सकते हैं वो। तो आई वाज टेलिंग कि जो कैमरन है उन्होंने बोला कि दैट मीन्स आप ब्रेक्सिट करेंगे। अब इसके लिए लोगों ने उनमें वोट डाल दिया, जब वो उन्होंने पावर में आया तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया कितने लोग ब्रेक्सिट में रहना चाहते हैं, कितने लोग ब्रेक्सिट में, दैट मीन्स कितने लोग यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं और कितने लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते हैं। तो 51% ने बोला कि वी डोंट वांट टू स्टे विद यूरोपियन यूनियन, और फाइनली एट द एंड जो हमारा ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन 49% ने बोला था कि हम रहना चाहते हैं, वो क्या इशू है अब आगे थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने देखा ना कि मतलब जो मेन ब्रेक्सिट हुआ वो कहां से हुआ, यूरोजोन क्राइसिस से। अगर यूरोजोन क्राइसिस नहीं होती तो ना तो इंग्लैंड की जो लोगों को जॉब मिल रही थी वो जाती, बिकॉज माइग्रेंट को जॉब मिलने लग गई थी वहां पर, और दूसरा ना ही इंग्लैंड को पैसे देने पड़ते, ना ही पॉलिटिकल इशू बनता और ना ही कभी ब्रेक्सिट वाली सिचुएशन आती, ठीक है। तो मेन था यूरोजोन क्राइसिस। अब इसके हम इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े यूरोपियन यूनियन के ऊपर, फिर ब्रेक्सिट के ऊपर, दैट मीन ब्रिटेन के ऊपर, और फाइनली ग्लोबल इम्पैक्ट। तो सबसे पहले यूरोप में यूरोपियन यूनियन के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि उनका जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चला जाएगा, मतलब इंग्लैंड अभी तक का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फिर फ्रांस, जर्मनी, ये सब लोग, लेकिन जो नंबर 1 पार्टनर था वो तो चला जाएगा। तो एक तरीके से लॉस है, जब नंबर 1 बंदा जाता है तो लॉस तो होता ही है। आई एम सॉरी। और जब नंबर 1 बंदा जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो वीक पड़ जाएगी, ठीक है, और ऊपर से उसकी जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में वो गिर जाएगी, बिकॉज मेजर जो आपको पता है जो यूरोप यूनियन में मेजरली लोग शामिल होते थे वो इंग्लैंड के लिए शामिल होते थे, जस्ट बिकॉज इंग्लैंड का ट्रेड अभी भी बहुत ही अच्छा है, अमेरिका जितना बड़ा ट्रेड है, तो लोग सोचते हैं यूरोप का भी फायदा हो जाएगा, साथ ही साथ इंग्लैंड में भी फ्रीली ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से लोग ईयू ज्वाइन करें तो अब जो ईयू की इंपॉर्टेंस है वो घटना चालू हो जाएगी, साथ ही साथ अदर कंट्रीज भी डिमांड करना चालू कर देंगी, ठीक है, अदर कंट्रीज भी डिमांड करना चालू कर देंगी कि भैया हमें भी ईयू से बाहर आना है, ईयू से बाहर आना है, बिकॉज हमारे यहाँ भी जॉब जा रही है, हमारे से भी पैसा जा रहा है। तो हो सकता है कि जो उनका जो कॉमन कल्चर बना था इतनी मेहनत से वो एक दिन खराब हो जाए। कॉमन कल्चर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर दैट मींस कंप्लीट जो उनका कल्चर था ट्रांसफर हो चुका था, जो यूरोप की चीजें थी, दैट मींस जो फ्रांस की चीजें थी वो इंग्लैंड में होती थी, इंग्लैंड की चीजें फ्रांस में होती थी, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे, ये तरीके कॉमन कल्चर बन गया था वो। अब अगर यूरोप में ऐसा कुछ होता है, जैसा मैंने कहा कि अदर कंट्रीज की डिमांड करने लगी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो कॉमन कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पड़ेगा मेजर इंपैक्ट किस पे, ईयू पे। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि ब्रिटेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो ब्रिटेन का जो मेजर इशू था एम्प्लॉयमेंट वाला वो तो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अब कोई माइग्रेंट अलाउ नहीं करेगा यूरोप, बिकॉज अब जब फ्रीली अलाउ थे इसलिए लोग अपना मुंह उठा के चले जाते थे। अब ब्रिटेन बोलेगा नहीं भैया कोई माइग्रेंट नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर से उसका कुछ बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट तो ये है कि पाउंड है, ठीक है, जो अमेरिका की करेंसी, दैट नॉट अमेरिका, जो ब्रिटेन की करेंसी है वो गिरना चालू हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो एक टाइम पे जो हमारा लंदन था वो वर्ल्ड कैपिटल फाइनेंस, दैट मीन्स वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर था, अब उसकी जगह वो दोबारा कौन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना इंपैक्ट पड़ रहा है यूरोप में खुद पे। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि अब क्या था कि लोगों ने, मैंने आपको बताया ब्रिटेन इसलिए भी ज्वाइन किया था बिकॉज यूरोपियन यूनियन में भी बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर भी एक्सपोर्ट कर सके। अब देखो अब जो जिनकी फैक्ट्रीज ब्रिटेन में है उन्हें अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना है तो उनको अपनी फैक्ट्रीज कहाँ ब्रिटेन से शिफ्ट करनी पड़ेगी, कहां पर, बाकी जो कंट्रीज है वहां पर शिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अब ब्रिटेन को क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड अलाउ नहीं होगा बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इसलिए उनको कंपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, एक और कंपनीज को भी यहाँ पर लॉस है। ऊपर से मैंने आपको बताया कि अब क्या था कि ईयू में अभी तक ब्रिटेन फ्रीली ट्रेड कर पा रहा था, मतलब फ्रीली उसका माल पूरे यूरोप मार्केट में घूम रहा था, जस्ट बिकॉज कि वो ईयू का मेंबर था।
अब लेकिन उन्हें इंडिया और चाइना जैसी कंट्री से कम्पीट करना पड़ेगा, बिकॉज अब यूरोपियन बोलेगा भैया आप तो हमारे पार्ट हो नहीं, अब तो आपको भी बिल्कुल बाकी नॉर्मल जैसे पहले तो हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे, अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, आपको इन दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको यहाँ पर मार्केट में मिलने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर से सबसे बड़ी ये कि स्कॉटलैंड, आप सब जानते हैं यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड, आपको यूके ब्रिटेन इंग्लैंड में डिफरेंस पता है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ आईआर, अगर कभी कोई करंट इशू आता है तो उसमें जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो मान लीजिए अभी जो ब्रिटेन है वो उसका पार्ट है, दैट मीन जो यूके का पार्ट है स्कॉटलैंड। ठीक है, अब स्कॉटलैंड का कहना है जो मेजर जो 49% वोट आए थे कि जो लोग कह रहे थे नहीं हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है, वो स्कॉटलैंड से आए थे। अब स्कॉटलैंड का कहना है कि देखो भैया हम आपके साथ जुड़े हुए थे, इंग्लैंड के साथ दैट मीन यूके के साथ जुड़े हुए थे जस्ट बिकॉज कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन हम जब आप यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए तो आपकी क्या इंपॉर्टेंस। ठीक है, उनका कहना है कि हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ तभी थे जब आप यूरोपियन यूनियन के पार्ट थे, लेकिन जैसे ही आप बाहर आ गए यूरोपियन यूनियन से तो हमारा तो आपका जो मेन जो रिश्ता था इकोनॉमी का वो खत्म हो गया, तो वी डोंट वांट टू स्टे विथ यू। इवन मतलब ये लोग ने भी रेफरेंडम की बात की है, तो आगे क्या होता है स्कॉटलैंड का वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी छोटा तो यही इशू है कि स्कॉटलैंड भी रेफरेंडम की डिमांड कर रहा है कि हमें भी यूके से बाहर आना, हमें भी यूके के साथ मत रहना, या फिर नहीं तो आप जाओ दोबारा ज्वाइन करो अपना क्या दैट मीन्स अपना वही यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करो, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। ऊपर से ग्लोबल इंपैक्ट भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं और देखे जा चुके हैं। ठीक है, पहला कि जो ग्लोबलाइजेशन जो मैंने आपको बताया था डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रमोट किया था, लेकिन जब जैसे ही उनके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स चालू हुआ, देखो उसके लिए आपको डब्ल्यूटीओ देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, आज जैसे ही आपको ह्यूमन रिसोर्स चालू हुआ आपकी डेवलप्ड कंट्री में, तो आपने मना कर दिया, बोलो कि नहीं हमें ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं है, वी विल नॉट सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन, और आपने अपनी इकोनॉमी क्लोज करना चालू कर दी, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, तो ये पहली डिग्लोबलाइजेशन की जो अब क्या हुआ है जो ब्रेक्जिट क्या है, एक तरीके से आपने अपनी इकोनॉमी क्लोज की। ठीक है, मतलब आपने किसी के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं चाहते, आपने अपनी इकोनॉमी क्लोज की, तो बाकी मतलब पूरे वर्ल्ड में डीग्लोबलाइजेशन देखा जा सकता है, मतलब जितनों ने अब तक इकोनॉमी खोल के रखी है मैंने बताया पूरा यू डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज देखने को मिल सकती है। सेम जो हमारे ट्रंप साहब है, ट्रंप साहब ने अपनी देख ही लिया है कि लगातार ट्रेड वॉर पे इन्वॉल्व हैं, ऊपर से दैट मीन्स वो बोल रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब ब्रेक्जिट का ही इम्पैक्ट है। जब ब्रेक्जिट हुआ उसके बाद ही अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी आई, उसके बाद ही ये सब चीजें चलना चालू हुई कि नहीं यार सिर्फ हमें हमारी जॉब मिलनी चाहिए, अमेरिकन जॉब सिर्फ अमेरिकन के पास रहनी चाहिए, सब इश्यूज कहाँ से आए, सब ब्रेक्जिट के बाद ही आए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरोजोन क्राइसिस एंड ब्रेक्जिट। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड आई विश कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन एक चीज मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस सी आई वांट टू टेल यू दैट कि अब जो लेक्चर्स आएंगे उनमें जो स्पीड रहेगी वो फास्ट रहेगी, तो आप ये कमेंट मत करिएगा कि सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है एंड ऑल दीज थिंग्स, जस्ट बिकॉज कि देखो अब ये जो जितने भी समझाने वाले लेक्चर्स थे, ठीक है, टैक्सेशन और जितने भी ये सब जो लेक्चर थे वो मैं समझा चुका हूँ। अब जो आगे जो भी लेक्चर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, फिर इंडस्ट्री हो गया, फिर हमारा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये सब ना फैक्ट वाले चैप्टर है। अगर मैं इस पर टाइम वेस्ट करने लगा ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। मतलब आप भी सोचिए, जहां पर अगर मैं इन्हीं चीजों को स्लो पढ़ाऊंगा, जो चीजों को मैं 18 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे 30-35 मिनट ले जाएंगे। तो आप भी नहीं चाहते कि आप इतना बड़ा लेक्चर देखें, कोई देखना भी प्रेफर नहीं करेगा, तो आप क्या चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो। और ऊपर से थोड़ी बात जहां समझाने की बात आएगी, फॉर एग्जांपल जब मैं नेशनल इनकम आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाने वाली चीज, तो मैं वहां बहुत ही स्लो बोलूंगा जैसे पहले के चैप्टर्स में बोलता था। ठीक है, तो आई विश कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नो वन विल कमेंट कि सर यू आर दैट मीन्स यू आर टीचिंग वेरी फास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आप मैंने शुरू के काफी लेक्चर में फास्ट भी बोला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेरा मनी एंड कैपिटल मार्केट का जो लेक्चर नंबर 6 था, वहां पर मैंने आखिरी चीज फास्ट समझाई है, जस्ट बिकॉज की अगर वहां पर फास्ट नहीं समझाऊंगा तो चीजें बहुत छूट जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चैप्टर मिस करूं, खासतौर पर आपके प्रीलिम्स के पहले। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको पूरा पूरा फायदा हो प्रीलिम्स में मेरे लेक्चर से, अगर नहीं हुआ तो दैट मीन्स इट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर मी। मैं आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई विश आप समझेंगे और नो वन विल कमेंट कि सर आप फास्ट पढ़ा रहे हो, आप यू हैव टू फोकस। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप जल्दी चीजें कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो इट इज गुड थिंग, अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो आपका ही बहुत फायदा होगा। ठीक है, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। 15 चैप्टर्स है पूरी इकोनॉमिक सीरीज में, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इट वेरी सून। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ डे एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप कंट्रीब्यूटिंग अस टिल दैट टाइम। गुड नाइट फ्रेंड्स।